हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाउस के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। इससे पिछले टॉपिक में हमने गाउस के नियम को अच्छे से समझा है और गाउस के नियम का जो रिलेशन आया था उस रिलेशन को भी कूलॉम के नियम की सहायता से व्युत्पन्न करा है, प्रूफ हमने किया है। अब हम यहाँ देखेंगे कि गाउस के नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये तथ्य कहता है कि गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ऐसे क्षेत्र जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। अब ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है? तो देखो, जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के अंदर जो लगने वाला बल आता है दो आवेशों के बीच में, वो लगने वाला बल होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो हम अच्छे से जानते हैं। तो ये जो लगने वाला बल है ये किस पर निर्भर कर रहा है? ये दोनों आवेशों के बीच में जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसे ही हम बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। जब भी कोई लगने वाला बल दो बिंदुओं के बीच में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, जैसे ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ऐसे नियम को हम व्युत्क्रम वर्ग के नियम कहते हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो वह क्षेत्र जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं उन्हीं क्षेत्रों के लिए गाउस का नियम लागू होता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र हमारा व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, तो विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम लागू होगा। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये इसी के अंदर है कि गाउस का नियम निर्वात व माध्यम दोनों में लागू होता है। इसका मतलब अगर आवेश जो हमने रखा है उसके चारों जो काल्पनिक पृष्ठ या गाउसियन पृष्ठ जो हम मानते हैं गाउस के नियम में, इस आवेश के चारों ओर या निर्वात हो या कोई माध्यम यहाँ पर रखा हुआ हो, दोनों ही स्थिति में गाउस का नियम लागू होता है। जैसे कूलॉम के नियम में यहाँ ये जो K आ रहा है, इस K का क्या मान होता है? 1/4πε0 यही मान होता है। यहाँ पर अगर ये माध्यम इनके बीच में आवेशों के बीच में निर्वात होता है तो ε0 आ जाता है। अगर किसी प्रकार और प्रकार का माध्यम हो तो इसे हम पहले भी देख चुके हैं, ε0 की बजाय हमारे पास क्या आ जाएगा? केवल एप्सिलॉन आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट कहता है कि गाउस का नियम निर्वात व माध्यम दोनों के लिए लागू होता है। इसका मतलब गाउस के नियम में जो हमारे पास आ रहा है फाई बराबर समेशन Q अपॉन ε0, ये निर्वात के लिए है। और अगर वहां पर माध्यम होगा तो यही रिलेशन हमारे पास फाई बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन बन जाएगा। इसका मतलब गाउस का नियम दोनों ही क्षेत्रों में लागू होता है। जो नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट है वो कहता है कि गाउसियन पृष्ठ। अब गाउसियन पृष्ठ क्या है? तो जब गाउस का नियम हम लागू करते हैं तो किसी आवेश, जैसे इस आवेश Q है, इस पर हम गाउस का नियम लागू करेंगे तो सबसे पहले इस Q आवेश के चारों ओर हम एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। उस काल्पनिक बंद पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं? गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। तो ये जो गाउसियन पृष्ठ होता है इससे परिबद्ध कुल आवेशों का अर्थ हम जब कहते हैं, परिभाषा जब हमने गाउस के नियम की देखी थी तो उस परिभाषा में हम कहते हैं कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश। तो परिबद्ध कुल आवेश का मतलब क्या होता है? वही ये दूसरा पॉइंट हमको बता रहा है यहाँ पर कि परिबद्ध कुल आवेशों का मतलब ये होता है कि पृष्ठ के अंदर स्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। इसका मतलब ये अगर काल्पनिक बंद पृष्ठ है और इसके अंदर कोई आवेश है, जैसे ये Q1 आवेश है, कोई दूसरा Q2 आवेश है, कोई तीसरा Q3 आवेश है, मान लो माइनस Q3 आवेश है, प्लस का Q1 प्लस का Q2 और माइनस का Q3 आवेश है, तो इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश जो समेशन Q हम कहते हैं वो समेशन Q बराबर क्या हो जाएगा? तो समेशन Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और माइनस Q3। ये हो गया इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। तो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश ये जो लाइन हमने यूज करी थी गाउस के नियम में, उस लाइन का क्या मतलब होता है वो ये पॉइंट हमको बताता है, दूसरा पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट हमें कहता है कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग के लिए, गाउस का जो नियम था उसके अनुप्रयोग के लिए जब हम उसके नियम को लागू करते हैं तो उसके लिए एक उपयुक्त पृष्ठ का चुनाव किया जाता है। हम जानते हैं कि जब भी कोई आवेश है उससे गुजरने वाला फ्लक्स हम निकालते हैं तो उसके चारों ओर हम एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउस के नियम में हमें ये काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना हमेशा करनी होती है, तभी हम उससे फ्लक्स निकाल पाते हैं। तो जिस काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना हम करते हैं, जिस पृष्ठ का चुनाव हम करते हैं, उस काल्पनिक बंद पृष्ठ को हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। तो ये जो तीसरा पॉइंट है एक तरह से ये गाउसियन पृष्ठ को परिभाषित करता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट वो कहता है कि
फ्लक्स का जो मान है, यानी गाउस के नियम में हमने एक आवेश ले लिया, आवेश के चारों ओर एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली। अब हमारे पास चॉइस है कि हम बंद पृष्ठ की कल्पना कैसा करें, क्योंकि आवेश को बंद करना है तो कोई भी हम पृष्ठ मान सकते हैं, वो किसी भी शेप का, किसी भी साइज का हो सकता है। बंद पृष्ठ कितना भी बड़ा हो सकता है या किसी भी आकृति का हो सकता है, तो वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। तो उसी को हम देख रहे हैं यहाँ कि फ्लक्स का जो मान है कि हमने आवेश ले लिया, आवेश के चारों एक बंद पृष्ठ की कल्पना भी कर ली, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स का मान है, वो बंद पृष्ठ के आकार से क्या मतलब है कि बंद पृष्ठ छोटा है या बड़ा है। क्षेत्रफल भी जब आकार छोटा होगा तो क्षेत्रफल कम होगा, आकार बड़ा होगा तो क्षेत्रफल भी बड़ा हो जाएगा। तथा आकृति का मतलब वो पृष्ठ गोल है या फिर वो गोल नहीं है, इस तरह कोई शेप है, या वो त्रिभुज जैसा कोई शेप है, या और कोई शेप है, तो आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो ये कह रहा है कि जब हम गाउस के नियम में किसी आवेश के चारों ओर बंद पृष्ठ मानते हैं तो वो बंद पृष्ठ छोटा है या बड़ा है, गोल है या चौकोर है या त्रिभुजाकार है, इन सब बातों पर फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है। तो उसको समझने के लिए हमने यहाँ पर 4 डायग्राम बनाए हैं। इन 4 डायग्रामों के अंदर चारों में विशेष बात यह है कि चारों के जो अंदर आवेश है, यहाँ पर भी क्यों रखा है, अंदर यहाँ भी क्यों रखा है, यहाँ भी क्यों रखा है, यहाँ पर भी क्यों रखा है, इन चारों पर ही मैं गाउस का नियम लगा रहा हूँ। डालते हैं, पहले हम इस पर आते हैं, पहले वाले पर। तो गाउस के नियम से इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है किस पर निर्भर करता है, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है उस आवेश के ऊपर। तो आवेश इसके अंदर कितना है, Q है, अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो गाउस के नियम से इससे गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब इसी प्रकार से हम आते हैं दूसरे वाले डायग्राम में। यहाँ पर ये इससे छोटे साइज का है, लेकिन इसके अंदर आवेश कितना है, Q है। तो इससे गुजरने वाला जब फ्लक्स निकालेंगे तो गाउस के नियम हम लगाएं। गाउस के नियम से हम जानते हैं कि इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, इसके अंदर कितना आवेश है, Q, और निर्वात की विद्युत एप्सिलॉन नोट के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी यही था और इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी Q अपॉन एप्सिलॉन नोट ही है। इसी तरह से तीसरे डायग्राम पर आए, यहाँ गाउस का नियम लगाए, तो यहाँ पर भी गाउस के नियम से हम जानते हैं कि इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q और निर्वात की विद्युत एप्सिलॉन नोट इसके अनुपात के बराबर होगा। और इसी प्रकार से हम चौथे डायग्राम पर जाएं, तो यहाँ पर भी गाउस के नियम को हम लगाएं। तो गाउस का नियम कहता है इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, कुल आवेश, तो कुल कितना है, Q ही है, अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो हम देखते हैं कि चारों डायग्राम के अंदर हमने देखा कि फ्लक्स जो होगा उसका मान एक जैसा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट और Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। फ्लक्स के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। यही एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि फ्लक्स का जो मान होता है गाउस के नियम में वो बंद पृष्ठ के ना तो आकार पर निर्भर करता है, ना ही क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और ना ही उसकी आकृति पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर कर रहा है, उसके अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर कर रहा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पांचवा। जो फ्लक्स का मान होता है वो पृष्ठ के अंदर आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ये अगर कोई गाउसियन पृष्ठ है, इसके अंदर कोई दो आवेश है Q/2 और Q/2, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, कुल फ्लक्स फाई होगा। कुल फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, समेशन Q। समेशन Q का मतलब आवेशों का योग। तो कौन सा हो जाएगा, Q/2 प्लस Q/2, ये हो गया समेशन Q, इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश और बटा एप्सिलॉन नोट। तो ये सॉल्व होकर कितना आ गया, फ्लक्स बराबर π/2 Q/2 हो गया Q और अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो इस तरह से इससे गुजरने वाला फ्लक्स आ गया Q अपॉन 0। अब हम एक ऐसा ही एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम आवेशों का वितरण अलग करेंगे। हमने यहाँ देख रहे हैं कि फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात तुमने आवेशों को वितरित कैसे किया है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है, बांटा कैसे है, इस पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता। जैसे हमने Q आवेश था इसके अंदर है, तो टोटल आवेश कितना है, Q आवेश है। हमने यहाँ देखा इस पर कुल आवेश कितना है, समेशन Q का मान कितना आ रहा है, ये जो समेशन Q है, इस समेशन Q कुल आवेश का मान कितना है, Q है। लेकिन इसको हमने बांटा कैसे कि दो आधे आधे आवेशों में बांट दिया, Q/2 यहाँ, Q/2 यहाँ। अब हम Q ही आवेश रखेंगे टोटल आवेश, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बंटवारा अलग अलग करेंगे। कैसे, तो मान लो एक आवेश है कोई Q/2, दूसरा आवेश है इसका मान भी है Q/2, तीसरा आवेश है इसका मान है Q/4 और चौथा आवेश है इसका मान है -Q/4। इस तरह से मैंने इन 4 आवेशों में बांटा। किस आवेश को, Q आवेश को। कैसे पता, तो इन सभी को जोड़ लो। समेशन Q बराबर कितना आएगा, इन सभी का जोड़, तो ये पहला वाला Q/2 प्लस दूसरा वाला Q/2
तीसरा वाला Q/4 और चौथा वाला -Q/4। ये हो गया समेशन Q, इसके अंदर परिबद्ध कुल आवेश का मान। इन चारों को अगर हम जोड़ेंगे तो Q/4 से Q/4 कट जाएगा। यहाँ हमारे पास समेशन Q बराबर कितना आ गया Q। तो इसमें कुल आवेश कितना है Q है, इसमें कुल आवेश कितना है Q है। लेकिन दोनों में मैंने किस चीज को अलग करा है, तो आवेशों के वितरण को, आवेशों के बंटवारे को, आवेशों के डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने अलग अलग करा है। तो क्या आवेशों के डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग करने से, बंटवारा अलग अलग तरीके से करने से फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है क्या? तो यहाँ तो हमने फ्लक्स को निकाला Q/ε0, यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। यहाँ फ्लक्स निकालेंगे कि गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, कुल फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स क्या होता है समेशन Q/ε0। समेशन Q का मान यहाँ पर भी कितना आ रहा है, Q आ रहा है, तो Q/ε0। तो देखो यहाँ पर फ्लक्स का मान Q/ε0 है, यहाँ पर फ्लक्स का मान Q/ε0 है। लेकिन दोनों जगह पे मैंने आवेशों का जो वितरण है वो अलग अलग तरीके से किया, लेकिन कुल आवेश वही रखा। तो आवेशों का वितरण अगर हम अलग अलग तरीके से करेंगे तो उससे फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं इसी तरह का एक गोला ले लेता और उसके अंदर Q आवेश रख दूं, यहाँ पर केवल एक ही आवेश Q, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या हो जाएगा Q/ε0। इसका मतलब आवेश का वितरण चाहे एक आवेश हो, चाहे दो जुड़ के Q हो, चाहे तीन जुड़ के Q हो, या चार जुड़ के Q हो, जब तक टोटल आवेश Q है, जब तक फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आवेशों का बंटवारा हम किसी भी तरीके से क्यों ना करें। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फ्लक्स का मान। छठा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब अगर कोई गोल ये बंद पृष्ठ है, इसमें कोई अंदर आवेश यहाँ पर रखा हुआ है Q आवेश, ये गोले के किनारे पर रखा हुआ है। अगर मैं एक डायग्राम ऐसा ही बनाऊं और इसके अंदर भी Q आवेश है, लेकिन अब की बार Q आवेश मैंने कहाँ रखा है, इस गोले के केंद्र पर रखा है। इसी प्रकार से यदि मैं इसी गोले में आवेश को कहीं और जगह पे रखूं, यहाँ पर रख दूं, तो क्या आवेशों की स्थिति बदलने से, देखो ये गोले के अंदर आवेश की स्थिति बदल रही है, एक बार इस किनारे पर, एक बार बीच में आ गया, एक बार उस कोने पर आ गया, तो उससे, लेकिन है ये तीनों स्थिति में इस बंद पृष्ठ के अंदर ही, तो बंद पृष्ठ के अंदर ही है, तो इससे फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, तो फ्लक्स को ये कहता है कि बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, इसके अंदर टोटल आवेश कितना है, बस उतना उसको चाहिए हमें, कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर टोटल कितना है Q है और ε0, तो इसका फ्लक्स तो ये हो जाएगा। इसमें फ्लक्स निकालेंगे तो गाउस का नियम ये तो यही कहता है कि पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, तो पृष्ठ के तो अंदर किसी भी जगह पर हो, यहाँ पर भी Q है तो ये Q/ε0, और यहाँ भी फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा Q/ε0। तो हम ये कह रहे हैं छठे पॉइंट में कि जो फ्लक्स का मान है वो पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, आवेश किसी भी स्थिति पर हो सकता है, फ्लक्स का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारे छठा पॉइंट। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, सातवां पॉइंट, वो कहता है कि फ्लक्स का जो मान होता है वो आवेशों की मात्रा, प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। हम एक एक करके देखते हैं कि जो फ्लक्स का मान है किस किस पर निर्भर करता है, कि आवेशों की मात्रा पर। पहली बात तो ये है कि जैसे ये कोई बंद पृष्ठ है, इसमें आवेश Q है, और एक कोई बंद पृष्ठ है, इसमें आवेश है Q और Q, दो Q आवेश है, तो इनसे गुजरने वाला जो फ्लक्स है उनका मान कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा Q/ε0, और इसमें गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा 2Q/ε0। तो जो गुजरने वाला फ्लक्स है, क्या वो आवेश की मात्रा पर निर्भर कर रहा है, कि आवेश की अगर हम मात्रा बढ़ाएं कि कम आवेश है Q या ज्यादा आवेश है 2Q, तो क्या फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है कि फ्लक्स का मान बढ़ेगा। तो पहली बात तो ये कि फ्लक्स का मान आवेशों की मात्रा पर निर्भर करता है, आवेश कम है या ज्यादा है उसकी मात्रा पर निर्भर करेगा। दूसरा, आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा, तो बिल्कुल करेगा कि यह आवेश अगर प्लस Q आवेश है और अगर ये प्लस Q आवेश है तो इसका फ्लक्स ये वाला है। ऐसे ही अगर कोई एक आवेश होता पर ये माइनस Q आवेश होता तो इसका फ्लक्स कैसा हो जाता, इसका फ्लक्स है Q/ε0, इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा माइनस का Q/ε0। तो आवेश की प्रकृति पर बिल्कुल निर्भर करेगा, भले ही दोनों आवेश परिमाण में समान है, लेकिन अगर उनकी प्रकृति अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों का फ्लक्स भी कैसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तीसरा, कि माध्यम पर निर्भर करता है फ्लक्स का मान, तो माध्यम पर भी निर्भर करता है। अगर इस आवेश के चारों ओर निर्वात है तो फ्लक्स Q/ε0 आ रहा है, अगर यहां पर माध्यम कोई होता तो ε0 की जगह एप्सिलॉन आ जाता। तो आवेश के चारों ओर जो बंद पृष्ठ होता है उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स हम निकालते हैं, गाउस का नियम हम प्रयोग में लेते हैं, तो गाउस के नियम में जो फ्लक्स होता है वो किस किस बात पर निर्भर करता है, आवेश की मात्रा पर, आवेश की प्रकृति कैसी है, और आवेश किस माध्यम में रखा है, इन तीनों ही बातों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, आठवां पॉइंट, वो कहता है कि
जो गाउस का नियम है उसमें आवेशों की स्थिर अवस्था अथवा गतिशीलता पर निर्भर नहीं करता। गाउस का नियम आवेशों की स्थिर अवस्था या गतिशीलता पर निर्भर नहीं करता। इसका क्या मतलब है कि कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कोई क्यू आवेश है, ये क्यू आवेश रुका हुआ है, स्टेशनरी है, एकदम स्थिर है। और ऐसा ही कोई बंद पृष्ठ लें, उसमें कोई क्यू आवेश है लेकिन ये रुका हुआ नहीं है, ये v वेग से गति कर रहा है इस गोले के अंदर ही क्या कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है। तो आप जो गाउस का नियम है वो क्या कहता है कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्योंकि इसमें परिबद्ध आवेश, इसके द्वारा बंधा आवेश कितना है, Q है। और यहां पर जब निकालेंगे तो इसके द्वारा भले ही आवेश v वेग से गति कर रहा है लेकिन इस बंद पृष्ठ से बंधा हुआ है हमेशा, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स इस कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो गाउस के नियम के अनुसार तो दोनों से गुजरने वाले फ्लक्स का मान Q अपॉन एप्सिलॉन नोट ही है। तो गाउस का नियम तो क्या करता है, यह आवेश स्थिर है या गतिशील है इस बात पर निर्भर नहीं करता। लेकिन इससे पहले जो हमने नियम पढ़ा था कुलाम का नियम केवल आवेशों जब स्थिर होते हैं तब ही लागू होता है। तो जो कुलाम का नियम था वो केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है, जबकि गाउस का नियम है उसके लिए आवेश चाहे स्थिर हो या गतिशील अवस्था में हो, दोनों स्थिति में गाउस का जो नियम है वो लागू होता है। इसका मतलब जो गाउस का नियम है वो कुलाम के नियम का ही एक व्यापक रूप है, बड़ा रूप है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, वो कहता है कि किसी सममित वस्तु कैसी होती है, सममित वस्तु ऐसी होती है कि यदि कोई वस्तु है, जैसे कोई गोल है, इसको अगर हम बीच में से काटें तो जो दो इसके टुकड़े हुए हैं वो दोनों टुकड़े एक जैसे हो, अर्थात दोनों टुकड़े को एक दूसरे के ऊपर रखा जा सकता है, अध्यारोपित किया जा सकता है। जैसे ये दोनों हाथ एक दूसरे के सममित हैं। क्यों सममित है कि इन दोनों को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो एक हाथ दूसरे हाथ के पीछे बिल्कुल ढक लेगा उसको, तो दूसरा हाथ पीछे वाला हाथ दिखाई नहीं देगा। तो इस वस्तु को हम क्या कहते हैं, सममित वस्तु कहते हैं। जैसे इस गोले को हमने कट किया तो दोनों इसके आधे आधे समान भाग हो गए। इन दोनों भाग, इस गोले को उठा के मैं इस गोले के ऊपर रखूंगा, इस वाले भाग को अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा, ये इस तरफ वाला भाग है, अगर मैं इस तरफ वाले आधे भाग को इसके ऊपर रखूंगा ऐसे, तो वो भी ठीक इसी के ऊपर आ जाएगा। तो दोनों भाग कैसे हुए, इसके सममित भाग हुए। तो कोई सममित वस्तु है, उसके यदि आधे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालना हो तो वो फ्लक्स का मान Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इस चीज को हम समझेंगे। तो ये कोई गोला है, इस गोले से निकलने वाला पूरा फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, अगर इस गोले के अंदर कोई Q आवेश रखा है तो गुजरने वाला फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो ये कह रहा है तो इसके आधे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, अब यहाँ से Q से बल रेखा सभी दिशाओं में समान रूप से जाती है, ये इस दिशा में भी समान रूप से जाएगी। तो इसके आधे पृष्ठ से यहाँ तक निकलने वाला फ्लक्स निकालना हो तो कितना होगा। तो हम जानते हैं कि बल रेखा सभी समान रूप से जाती है, तो कुल फ्लक्स अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है इससे, तो आधा इस तरफ फ्लक्स जा रहा है, आधा गोले के इस भाग पे फ्लक्स जा रहा है। तो केवल यदि आधे भाग से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स जो आधे भाग का है वो बराबर आ जाएगा Q अपॉन जो एप्सिलॉन नॉट पूरे भाग का है, इसका कितना आ जाएगा, आधा आ जाएगा। इसका मतलब सममित वस्तु के आधे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होता है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हमारे 9वां पॉइंट हमको बताता है। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पॉइंट है 10वां, वो कह रहा है कि यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर आवेश शून्य हो, यदि कोई ऐसा बंद पृष्ठ है जिसके भीतर या अंदर या उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कितना हो, शून्य हो, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स भी शून्य होगा। जैसे मान लो कि कोई विद्युत क्षेत्र है, भले वो पृष्ठ जो है किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हो, ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बंद पृष्ठ हमने मान लिया इस तरह से, और इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, आवेश Q बराबर कितना है, 0 है, या कोई भी आवेश नहीं है। तो चाहे ये विद्युत क्षेत्र कैसा भी हो, चाहे समान विद्युत क्षेत्र हो या असमान विद्युत क्षेत्र हो, चाहे इसकी तीव्रता कितनी भी ज्यादा हो आसपास की, जब तक इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश Q बराबर 0 है तब तक इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी कैसा होगा, शून्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी बंद पृष्ठ को हम कितने भी बड़े विद्युत क्षेत्रों के अंदर रख दें, ये बंद पृष्ठ एक विद्युत क्षेत्र के अंदर ही रखा हुआ है, फिर भी इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो शून्य है, क्योंकि गाउस के नियमानुसार इस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कैसा है, शून्य है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11, वो कह रहा है कि यदि आवेश किसी घन के केंद्र पर स्थित हो, ये कोई घनाकार बॉक्स है, घन है, इसके केंद्र पर कोई आवेश क्यों रखा हुआ है, इसके केंद्र पर यदि Q आवेश रखा हुआ है, तो इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स या अलग अलग तरीके से गुजरने वाले फ्लक्स कैसे होंगे वो हम देखते हैं। तो पहला हम फ्लक्स देख रहे हैं कुल फ्लक्स, कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, या ये बंद पृष्ठ किस रूप में, घन के रूप में, घनाकार है, इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या है, तो कुल फ्लक्स किसके बराबर होगा, तो कुल फ्लक्स गाउस के नियम से हम जानते हैं, इसके द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है Q, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर
होगा। तो कुल फ्लक्स फाई बराबर हमारे पास आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यदि हम इस फ्लक्स का मान निकाले कि किसी एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकाले, सतह का मतलब क्या हो गया, सतह मतलब एक पृष्ठ हो गया कि घन में कौन कौन से पृष्ठ होते हैं। देखो ये एक पृष्ठ है, ऐसे ही ऊपर वाला एक पृष्ठ है 2, इधर साइड में 3, नीचे 4, सामने वाला 5 और पीछे 6। हम जानते हैं घन के अंदर कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो 6 जब पृष्ठ किसी घन के अंदर होते हैं तो उससे उसकी किस पृष्ठ या सतह होती है, तो इसकी एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स हमको निकालना है। तो हम जानते हैं कि इस क्यू आवेश के कारण बल रेखा इस पृष्ठ से भी बाहर निकल रही है, इस पृष्ठ से भी, ऊपर वाले से भी, नीचे वाले से भी, सामने वाले से भी और पीछे वाले से भी। 6 पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है। सभी से निकलने वाली कुल बल रेखा या कुल फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो टोटल फ्लक्स है ये कितने सतह से मिलकर के बना है, ये पूरा घन 6 पृष्ठों से मिलकर बना है। तो कुल फ्लक्स जो होगा वो तो कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक सतह से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो एक सतह से हो जाएगा इस पूरे फ्लक्स का 1/6। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का कितना हो जाएगा, 1/6। इस तरह से ये इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा। अब हम अगर फ्लक्स का मान निकालना चाहें किसी कोर से निकलने वाला, कि कोर से निकलने वाला फ्लक्स क्या है। कोर मतलब क्या होता है, ये किनारा, ये इस गन बॉक्स का ये किनारा, यहाँ ये 2 किनारे मिले हुए हैं इस तरह से। कोई जो बॉक्स होता है कोई भी, तो उसमें एक ये वाला पृष्ठ मिलकर ये किनारा बना रहा है, ये वाला पृष्ठ और सामने वाला पृष्ठ मिलकर ये किनारा बना रहा है। इस तरह से ये कोर जो है, किनारे जो है, तो किसी घनाकार बॉक्स में किनारे कितने होते हैं, तो किनारे गिन लो कितने होते हैं, 1 2 3 4 किनारे ऊपर, नीचे 5 6 7 8 किनारे हो गए और साइड में 9 10 11 और 12। किसी भी बॉक्स को ले लो, हमारे पास उस बॉक्स के अंदर जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो किसी एक किनारे से या एक कोर से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो वो जो टोटल फ्लक्स होता है उसका कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम फ्लक्स का मान निकाले शीर्ष से गुजरने वाला फ्लक्स, इसी बॉक्स के शीर्ष से, शीर्ष मतलब शीर्ष क्या होते हैं, ये नुकीला जो ये कोना होता है 1, इस तरह से ये इसका शीर्ष है 2, इस तरह से ये इसका शीर्ष है कितना 3, ये 4 5 6 7 और 8। किसी घन के अंदर शीर्ष कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो जब टोटल फ्लक्स कितना है इससे गुजरने वाला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी एक किनारे से गुजरने, इन टोटल 8 किनारों से गुजर रहा है फ्लक्स, वो कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी एक शीर्ष से गुजरने वाला कितना हो जाएगा, 1/8। इस तरह से किसी एक शीर्ष से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आएगा, 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंतिम जो हमारा मुख्य तथ्य है वो ये है कि यदि आवेश घन की सतह के केंद्र पर उपस्थित हो, यदि एक घन आकार बॉक्स है, इसमें आवेश उपस्थित कहाँ है, तो इस घन की किसी एक सतह, जैसे ये वाली कोई सतह है, ये वाला जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के केंद्र पर उपस्थित हो आवेश, तो यहाँ पर जो ये क्यू आवेश उपस्थित है ये इस घनाकार बॉक्स के अंदर नहीं है। जबकि गाउस के नियम में हम जानते हैं कि जो गाउसियन पृष्ठ, जो काल्पनिक पृष्ठ हम मानते हैं, वो काल्पनिक पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित होना चाहिए, तो ही हम गाउस का नियम यहाँ पर लगा पाते हैं। जबकि इस पृष्ठ के किनारे पर ये क्यू आवेश है, तो हम इसके अंदर ये आवेश नहीं है, तो इसको अंदर इस आवेश को लाने के लिए हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। वो पृष्ठ हम कैसा कल्पना करेंगे कि माना कि ये जो बॉक्स है जिसकी सतह पर ये क्यू आवेश है, हम चाहते हैं ये क्यू आवेश अंदर आ जाए, तो अंदर कैसे आएगा, तो हम यहाँ पर एक और घन मान लेते हैं इसी के पास में। हमने इसी के पास एक घन की कल्पना करी है, ये अगर जैसे ही हम इस घन की कल्पना करते हैं तो इस घन के अंदर ये आवेश आ गया। इन दोनों घनों को मिला करके ये आवेश कहाँ आ गया, अब इस घन के केंद्र पर आ गया। तो इससे जो बल रेखाएं निकलेगी सभी दिशाओं में, अब वो इसकी किसी न किसी सतह से, पृष्ठ से गुजरेगी। तो ये जो क्यू आवेश है ये बंद आ गया। ये कब आया, जब हमने इसके पास में एक और घन की कल्पना करी। तो इसकी जो आधी बल रेखाएं थी, जो पहले वाला घन कौन सा था हमारा, फर्स्ट वाला घन ये वाला है, और दूसरा हमने ये वाला माना है। दोनों से मिला करके ये आवेश इसके अंदर आया है। तो यहाँ पर ये जो इससे गुजरने वाला फ्लक्स है, एक घन से गुजरने वाला, पहले तो हम निकाल लेते हैं कि पहला तो कुल फ्लक्स मतलब काल्पनिक बंद पृष्ठ से, काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है, तो कुल फ्लक्स तो किसके बराबर आ जाएगा, तो इस
में इस पूरे बंद पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश कितना है, Q, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कुल फ्लक्स तो आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर यदि हमको फ्लक्स निकालना हो किसी एक घन से, फ्लक्स किससे निकालना हो, एक घन से, कि इस Q आवेश के कारण केवल जब पहला वाला घन था तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। तो जब टोटल से गुजरने वाला फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो आधा फ्लक्स इस घन से गुजर रहा है और आधा उससे गुजर रहा है, क्योंकि Q आवेश दोनों के केंद्र पर है। तो इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का आधा या 1/2। तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया जो इस डायरेक्शन में चल रहा है केवल इस घन से। इस घन से जो फ्लक्स गुजर रहा है उसकी बल रेखा किस किस पृष्ठ से निकलेगी। देखो ये वाले पृष्ठ के ऊपर तो ये आवेश खुद रुका हुआ है, खुद उपस्थित है। तो इस पृष्ठ है, इसी पृष्ठ पर ये आवेश रुका है, तो इस पृष्ठ को पार तो बल रेखा करेगी नहीं, क्योंकि बल रेखा स्टार्ट ही इस बिंदु से हो रही है जहां पर ये सतह है। तो ये बल रेखा किस किस पृष्ठ से गुजरेगी। तो एक ऊपर वाला पृष्ठ है, एक ये वाला साइड वाला पृष्ठ है 2, ये नीचे वाला पृष्ठ है 3, सामने वाला इस घन के पृष्ठ है 4 और घन के पीछे वाला पृष्ठ है 5 और छठा पृष्ठ है खुद है जिसमें ये आवेश है, इसमें से बल रेखा नहीं जाएगी। तो ये जो आवेश है इससे जो बल रेखा जाएगी वो इन 5 पृष्ठों से होकर के जाएगी। अर्थात ये जो फ्लक्स हमारे पास आ रहा है किसी एक घन से जाने वाला, ये फ्लक्स कितनी सतह से गुजर रहा है, इसकी 5 सतह से गुजर रहा है। हमने लिख दिया ये 5 सतह से गुजर रहा है। तो पहले वाले घन की किसी एक सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स आएगा वो इस फ्लक्स का कितना हो जाएगा 1/5। तो ये आंसर हो जाएगा 1/5 Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या इसको लिख सकते हैं Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हमने इस 12वें पॉइंट को भी कंप्लीट करा। तो ये हमारे गाउस के नियम के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हमने कंप्लीट करा। ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये न केवल 12वीं क्लास में बल्कि कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत देखने को मिलते हैं कि इसमें से काफी प्रश्न आते हैं।